नीचे से भी बच्चे आ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं सीधे, और फिर ये रिसेप्शन है, कभी फर्नीचर से भी आ रहा सकता है। और इसमें बात सामने जो वो जो है वो पीने किसका हाँ ये देखिए मिट्टी डालना फिर से बोलिए and we have a dedicated portal. Like suppose if any student they need any book on, like suppose let's say marketing. So these are the results. Whatever the books we have with the location. Suppose if I want to this book, it has the summary and what are the content and where it can be found. This is the person just note down this number, go upstairs, that is the state number. Yes sir, this is the classification number. It is represent the subject. So we are using international classification scheme, that is a DB decimal classification scheme to represent the class number and arranging all the books. And we book की यहाँ का identity है. Yes sir, this is the identity for this library. And sir, we have integrated our RFID. Now that person can go to that exit and it will not alert. In case there is any unauthorized transaction, there will be alert. बिना एंट्री के अगर वो बुक लेके जा रहा है, Then सेंसर काम पकड़ लेगा. पकड़ लेगा. Plastic, again that's plastic. But inside actually what is happening is we are not able to Maintain. use the sunlight at least for some time. And here, the student get the slip. And all the transactions, for every transaction, the student gets the alert. For like the book is issued in their account and book is returned. And so this. We are subscribing more than 26 databases. क्योंकि बच्चे आज के दिनों में पढ़ेंगे तो ई बुक सर बिल्कुल सही बात है. वो उसके लिए सारे उसके बारे में क्या सोचे आप? सर हम उसको ऐड कर रहे हैं सर. वो तो कंटेंट मान लो आ ही जाएगा. यस सर. आपकी सेंट्रल पोर्टल वगैरह कुछ में भी ये सर पढ़ेंगे कैसे? सर दिस कंप्लीट कनेक्टिविटी इज देयर. अपना टैबलेट है हमारे पास और हम लोग जो है किंडल वी हैव ए प्लान इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बाय द किंडल एडिशन आल्सो. सो लाइक एनी स्टूडेंट दैट दे आर इशूइंग ए बुक वी कैन में जो नहीं है उन्हें उसको हम सब्सक्राइब करके उसको किंडल में हम डाल सकते हैं. उसकी इंस्ट्रूमेंट रखो जो न्यूट्रल रहेगा. किंडल भी पढ़ेगा और नॉन किंडल वाला भी पढ़ेगा. वो ऐसा सिस्टम होनी चाहिए. अपना लैपटॉप लेके आए या आपकी लाइब्रेरी की तो ये आगे चल के मेरे सुझाव रहेगा ये कूल रीडिंग प्लेस होनी चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बाकी किताबें तो उसको अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर कहीं भी बैठ सकता है. ये इतना बढ़िया होना चाहिए जैसे और नेचुरल चीज़ें. हाँ वो 2 फुट नीचे करते हैं इसको और थोड़ा ओपन करते हैं.
आराम से लोग बैठ के, ये बहुत बढ़िया जगह है। स्कॉलर के लिए स्टूडेंट्स के लिए कैरल से ठीक है। तो हम लोगों ने सर प्रोविजन रखा है डिस्कशन रूम, दैट इज ऑनलाइन बुकिंग। ये अच्छा सोच है आपकी, इसको थोड़ा और बढ़िया मैंने आगे चल के तो वाईफाई होगा, ये सारा चीज़ को आपके वहाँ जो लाइब्रेरी में है ये भी बच्चा अपने रूम पे पढ़ सकता है, कैंपस में पढ़ सकता है। आईपी बेस्ड है, आईपी बेस्ड है सर हमारा। इवन वो कैंपस में नहीं है, ट्रैवल भी कर रहा है, तब भी वो एक्सेस कर सकता है। क्या करना आज जो यहाँ माननीय मंत्री जी की जो विजिट हो रही है, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डिग्निटरीज, स्टूडेंट, एक बहुत ही शॉर्ट विजिट माननीय मंत्री जी की हमारे इंस्टीट्यूट में आज हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, बहुत ही कम समय में इन्हीं की जो IIMs है उसमें थर्ड जनरेशन में सबसे लास्ट जो यह IIM बना, और जैसे डायरेक्टर ने बताया 56 स्टूडेंट्स को लेके हमने अभी शुरू किया और अभी मोर देन 1000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और 55 फैकल्टी जो है यहाँ पे लगभग हमारे पास अभी है। 2-3 पायनियरिंग जो इनिशिएटिव्स जो हमने यहाँ शुरू किए हैं, तो उसमें एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है पूरा स्टूडेंट का, पर्टिकुलरली IITs और जो 12 के बाद में जो बच्चे आते हैं IITs से लेके NITs और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं होती है सुसाइड जैसी, वैसे IIM में वो नहीं है माहौल, क्योंकि यहाँ एक ग्रेजुएट मैच्योर बच्चे आते हैं। फिर भी ऐसा कुछ भी न हो, इसलिए हमने सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो है आनंदम, इस नाम से एक इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है। जो स्ट्रेस होता है बच्चों को, एकेडमिक स्ट्रेस बहुत है, तो वो स्ट्रेस रिलीज हो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा जो एक पायनियरिंग जिसको हम कहेंगे, जो कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं है, सेंटर फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जेंडर डाइवर्सिटी हो, सोशल डाइवर्सिटी हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 2019 को एज ए चेयरमैन यहाँ पे आया और उस समय 99 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और उसमें एक भी गर्ल स्टूडेंट नहीं थी, जो फिर हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड ने इसको बहुत ही सीरियसली इस विषय को लिया और अभी 30 से 45% जो गर्ल स्टूडेंट है, तो यह जेंडर डाइवर्सिटी और जो सोशल डाइवर्सिटी जो है वह भी उससे एड्रेस हो। दूसरी बात, ये जो दोनों इनिशिएटिव है इसमें जैसे IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश के हैं और वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं या तमिलनाडु के हैं या तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स होता है, वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस टाइप के जो
पूरे कैट से पूरे देश भर से बच्चे आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से लेके शहर से लेके, कोई एकदम स्टीफन्स पे पढ़ा है तो कोई जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा है। तो एक बच्चों में जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसे दूर हो, तो उस टाइप के कुछ चीजें भी हम कोर्सेज जो है वहाँ हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, ताकि राइटिंग स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो और वह बच्चे में आ जाए। तो यह बेसिक्स चीजें जो है उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बाकी बहुत सारी चीजें उससे हो जाएगी। और एक तीसरी जो बात है जो मैं बताना चाहूंगा, तो IIM है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो केवल कारपोरेट की ही सोच जो है वो होनी ही चाहिए, मगर उसके साथ में जो स्मॉल बिजनेसेस जो है, जो हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन है, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरह रेट करते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज हो या इकोनॉमिस्ट हो, तो इंडियन इकोनॉमी को ये कहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 80% इनफॉर्मल इकोनॉमी है और 20% ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। तो ये हमने तय किया कि विल बिकम अ पायोनियर, और उसके लिए सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट वह भी हमने यहाँ पे सेटअप किया, ताकि हमारी यह कोशिश है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको हाउ टू ट्रांसफॉर्म, जो अनऑर्गेनाइज्ड जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए भी एक पायोनियरिंग काम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे हो रहा है। तो यही जानकारी आप सभी के लिए देकर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir. May I now request our chief guest to address. नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे मित्र IIM जम्मू के BOG के चेयरमैन मिलिंद कामले जी, IIM जम्मू को जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय जी, माय डियर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और अन्य सभी डिग्निटरीज, मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज मेरे को IIM जम्मू में निमंत्रित किया, आपसे मिलने का एक अवसर दिया और कुछ विषय पे चर्चा करने का भी आपने अवसर दिया। मैं आने वाला आधा घंटा आपके बीच में हूँ। मैं 12-15 मिनट कुछ विषय रखूंगा और फिर आपसे मैं चाहूँगा कि 3-4 प्रश्न आपसे भी आए, कुछ मैं आपको समाधान दे पाऊँ और आपसे कुछ से सीखूं। जब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे ही कुछ सीख के जाऊँ, इस मोह से मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैं केंद्र सरकार में शिक्षा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ऐसे में जो विषय कहूँगा ऐसे आपको जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मूलतः क्या सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज द थिंग। मैनेज तो माता वैष्णो देवी ही करते हैं, मैनेज तो एक डिवाइन पावर ही करता है। हमें भी लगता है कि हम भी मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इन दोनों के बीच में जो विषय पढ़ाया जाता है उसको मैनेजमेंट ही कहा जाता है। इसलिए ऐसे एक देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में मैं आके खुद को एनलाइटेड भी फील कर रहा हूं। इसलिए मैं कुछ प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट को, मैं एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है डिसीजन। डिसीजन के पहले और एक विषय जुड़ा हुआ है टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अडॉप्ट ए प्रोसेस। मैं एक पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनर के नाते खुद को भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट मानता हूं।
कुछ विषय को अगर हम कोई एक चैलेंज को, कोई एक चुनौती को, कोई एक सिचुएशन को हमें सामना करना पड़ता है, और उस स्थिति में हम लोग ये दिमाग में रहते हैं उसे आगे कैसे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब फार्मूला भी रहते हैं जो आपको आज इन दिनों में पढ़ाए भी जाते होंगे। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है उस पढ़ाई भी काम नहीं देता है। अपने अनुभव, अपने तजुर्बा, और आप जिस उम्र में हो, आपको जब कही गई है बचपन से, चींटी काटने से क्या करोगे, कोई मैनेजमेंट की कोर्स में है क्या? एक हम चलते चलते गड्ढा आएगा, गड्ढा को कैसे पार करना, या मैनेजमेंट में कहा गया है किताबों में उसको स्ट्रेट चलना, इसीलिए गड्ढे के अंदर भी जाना फिर ऊपर चलना, या उसको काट के जाना। ये सारे विषय कुछ कुछ इस प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हम लोग करते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं सारा चीजों को एक प्रोसेस कहा जाता है। आज हम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं गवर्नेंस फिलोसॉफी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये कभी कभी IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में इसकी स्टडी होनी चाहिए। क्या कारण रहा? हमें 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस की बैच मिला था। विश्व की 5 फ्राजाइल 5 इकोनॉमी में हम थे। क्या कारण रहा होगा आज जब इस कालखंड में पिछले 10 साल हम पूरा कर रहे हैं, उसी 10 साल के अंदर हम दुनिया के नंबर 5 इकोनॉमी बने, और आने वाले चंद महीने में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और थोड़े दिनों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। बैंकों की क्या हालत था? आधे डजन बैंकों के CEO को जेल जाना पड़ा। पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकिंग क्या बड़े बड़ों के लिए है या प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग लेने वाले छोटे के लिए है? ये कभी डिबेट चल रहा था। आज वो सारे बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट करने लगे हैं। बैंकों को, मैं इसलिए फाइनेंस अकाउंटिंग की विषय आप ज्यादा जानते हो, बैंक्स कभी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कौन छोटे लोगों को लोन दे, NPA हो जाएगा, उनके वसूली कौन करने के लिए, उनको जानकारी नहीं है, अकाउंटिंग जानकारी नहीं है, ऐसे एक धारणा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट खोलने की एक मुहिम छेड़ी। अनबैंक्ड सेगमेंट आज बैंकिंग नेटवर्क में आ गया। मुद्रा योजना करके छोटी सी टाइनी योजना बनाई। आज लाखों करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़े बड़े लोग लोन लेके तो भाग गए विदेश। सब आएंगे धीरे धीरे देश के अंदर, आना लाना ही पड़ेगा हमको, आएंगे, कानून ऐसे है। लेकिन छोटा व्यक्ति कभी लोन खिलाफ नहीं करता है। मोदी जी ने जो प्रोसेस अपनाया उसमें उन्होंने बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच को अपनाया। सबके लिए व्यवस्था करो, विकास सबके लिए करो, सबका विकास उन्होंने कहा। लोगों की नाराजगी किसमें होती थी? एक समय आया था, आप लोग जो और थोड़ा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, 2014 में आप क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? 10th में ही थे, और भी छोटे होंगे। हाँ, 8, सच तो बताओ। 7, 8, 9, 10th तक आप पढ़ते थे। उस समय में आप लोगों ने, इस समय में आप लोगों ने, आपके मन में भी आता होगा, थोड़ा सुनते होंगे घर में चर्चा करते हुए, हम आखिर टैक्स क्यों दें? हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, गरीब परिवार से बच्चे भी आते होंगे, सब टैक्स देते हैं। कभी कभी हमारी पेरेंट्स चर्चा करते हैं हम टैक्स क्यों दें, हमें क्या मिलता है? मित्रों, आज 9 साल 9.5 साल के बाद टैक्स की नेट बढ़ी है। टैक्स ज्यादा लोग दे रहे हैं, ज्यादा अमाउंट भी आ रहा है।
क्या कारण रहा कि ये सब हो पाया? बैंक अकाउंट ज़्यादा खुले, टैक्स की साइज बढ़ी, टैक्स की नेट बढ़ी हुई। मैंने एक डिपार्टमेंट पहले चलाता था, दायित्व तो मेरे पास था पेट्रोलियम विभाग, वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसमें, लेकिन एक कमोडिटी था एलपीजी देने का, घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल देने की वो व्यवस्था थी उस डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा कि देश के 50% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है, और विशेष करके हार्नर्स के पास, गरीब तबके के पास एलपीजी है ही नहीं। आप जैसे कोई प्रोफेसर है, जैसे कोई प्रोफेसर मित्र है, उन्होंने मेरे को एक असेसमेंट करके बताया कि साहब आपकी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनमें से प्रत्येक साल भारत में, आई एम कोटिंग WHO स्टैटिस्टिक्स, भारत में 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण, धुएं के कारण। उसकी उत्तर है एलपीजी में। एलपीजी पहुंचेगा तो क्लीन कुकिंग फ्यूल होगा, खांसी दमा इस बीमारी से मुक्त होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन बॉटम ऑफ द पिरामिड को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अनरीचेबल लोगों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। आज देश की लगभग 10 करोड़ ऐसे अपहुंच लोगों के पास, अनरीचेबल लोगों के पास महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शन लग किया गया है, सब्सिडी भी दिया जा रहा है। उसके कारण देश के 5 लाख लोगों की डेथ रेट घटी है। उन महिलाओं को ज्यादा समय मिला है, उनकी इकोनॉमिक जनरेशन हुई है, उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए समय मिला, अपने ऊपर समय देने के लिए उनको ध्यान देने के लिए समय मिला। मित्रों, मोदी शासन की योजना में 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। आप अनुमान करो, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी की 100 किलोमीटर के अंदर गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी आजादी का 75 साल तक। 12 करोड़ लोगों की घर में टॉयलेट बनाई गई। 3 करोड़ लोगों के घर में 1.5 लाख पर यूनिट खर्चा करके पक्का छत लिया गया, घर बनाया गया। मित्रों, सारे इकोनॉमिस्ट ये विषय को मानते हैं, जब बॉटम स्ट्रेंथ होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड मजबूत होगा, तब वो ढांचा पक्का होगा। इसलिए आजादी के 75 साल के अंदर कई सरकारें दिल्ली में थे, सबने अच्छे काम किए होंगे, मैं इनकी किसी को उंगली नहीं उठाता हूं, सबने अच्छे काम किए होंगे, सबने चिंता किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच क्या रहा? अप्रोच रहा फर्स्ट एड्रेस द अनएड्रेसेबल। जिनकी कष्ट ज्यादा है, जिनके मन में विश्वास कम है, ऐसे लोगों को पहले चिंता करो। इसलिए उन्होंने फिलोसफी बना, सबका विकास कैसे होगा? सबको साथ लेते हुए होगा, सबका विश्वास पैदा करते हुए होगा। मैं अगर उसको आगे 2-3 उदाहरण आपके सामने दूंगा। मित्रों, टेक्नोलॉजी पहले किसकी पकड़ की विषय था? हाई एंड गैजेट्स टेक्नोलॉजी ये पहले बड़े बड़ों का था, संपन्नों का था, एलीट का था, अफुलेंट लोगों का था। आज मोदी जी ने स्वनिधि करके एक स्कीम लाई, आप उसको पढ़ना जरूर, पढ़े होंगे तो उसको और गहराई से पढ़ना। वो एक केस स्टडी है। मैं सारे मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देके जाता हूं। अब भारत सरकार के अनेकों स्कीम है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूं, गो टू एनालाइज स्वनिधि एज ए केस। पीएम ने लोगों को मालूम है कि सब गरीबों को मुफ्त देना चाहिए, बांट दो, बांटने से सशक्तिकरण होगा, ऐसे एक धारणा था। ये सोशलिस्टिक पैटर्न की अप्रोच है। सारा चीज मुफ्त में स्टेट की दायित्व है वंचित वर्गों को देने के लिए। मोदी जी ने थोड़ा उसमें से फर्क किया, सब वंचितों को देना है, लेकिन कुछ शर्त के साथ, कुछ डिसिप्लिन के साथ। उन्होंने क्या शर्त रखा कि सबको कम ब्याज में
लो इंटरेस्ट रेट में या जीरो इंटरेस्ट रेट में छोटे लोगों को, माने जो रेडी पटरी वाले हैं, ठेला वाले हैं, छोटे किराना दुकान वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ऐसे लोगों को लोन दिया जाएगा। लेकिन मान लो कोई सब्जी बिक्री करता है, उनको इन्होंने शर्त दिया, आपने जहां से सब्जी खरीदना उसको डिजिटल पेमेंट करना। लोगों को लगा यार कैसे वो सब्जी वाला जो किसान है वो कहाँ से डिजिटल, उसके पास कहाँ पोर्टल रहेगा, कहाँ ई बैंकिंग की सिस्टम रहेगी, कहाँ पे फोन रहेगा या फोन पे रहेगा। या उन्होंने दूसरा शर्त रखा कि जिसको बिक्री करोगे उसको डिजिटली बिक्री करोगे। मेरे को बताओ आप में से कितने लोग कैश बिक्री करते हो ना, फोन पे पेमेंट करते हो? कितने लोग फोन पे क्या पेमेंट करते हो, कितने लोग कैश पे पेमेंट करते हो? हाथ उठाओ। सब फोन पे करते हो ना। आज आप देखना, आज टेस्ट करना, मेरे बात को थोड़ा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं शाम तक हूं जम्मू में, आप आज जाना जम्मू की बाजार में, आप देखना, मैं अनुमान करके कहता हूं 50-60% लोग स्ट्रीट में जो है, बड़े दुकान को मैं नहीं कह रहा हूं, चाय वाला, ठेला वाला, ये भी आज अपना ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड पे कर रहा है। आज दुनिया की 1 नंबर की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया के जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी लगभग 45% भारत में ही हो रहा है। ये पिछले 10 साल में हुई है। ये टेक्नोलॉजी इज नो मोर ए मोनोपोली ऑफ एलिट्स। टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय की पहला शर्त है टेक्नोलॉजी। अच्छी चीज गरीब लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड को अगर हम ध्यान देंगे तब जाके सोसाइटी ऊपर जाएगा। मित्रों, और एक मैं पॉलिसी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मेरे को अच्छा लगा कि जब यहां चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर शाह इंग्लिश में किए, हिंदी में किए। मैं खुद हिंदी, मातृभाषा मेरा हिंदी नहीं है, मेरा मातृभाषा उड़िया है। अभी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हो रहा है, एनईपी, जिसके बारे में अभी चर्चा की प्रोफेसर शाह और मेरे मित्र कामले जी ने। उसमें कई प्रकार की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक विषय को मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, रिकमेंडेशन ऑन लैंग्वेज। एनईपी रिकमेंड up to class 8 the teaching should be in the local language, in the मातृभाषा। मित्रों, विश्व की एक्सपर्ट्स इस विषय पे सहमत हो रहे हैं और ये मत दे रहे हैं, जब बच्चा 8 तक आते हैं तो उनको कितना साल हो रहा होगा? 13-14 साल हो रहा होगा। ये कहते हैं कि जब तक उसको 8 साल हो जाती उसकी ब्रेन की 85% डेवलप हो जाता है। 3 से 8 के अंदर, ये 5 साल में 80% व्यक्ति की और बच्चा की ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जिस भाषा को पहले सुनता है, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, हम सभी राज्य के हैं कि नहीं बच्चे? यहाँ सारी राज्य की हैं। आपने जब पहली बार एक शब्द सुना होगा अपने घर में, या 1-1.5 साल के अंदर जो पहला शब्द बोला होगा, जिस शब्द में वो बोला होगा और सुना होगा, अगर उसी भाषा में अगर वो क्लास 8 तक, मिनिमम क्लास 5 तक पढ़ेगा और लिखेगा, माइंड माई वर्ड्स, द लैंग्वेज द की फास्ट लिसन और अटर, if in that language the kid will continue to write and read in the same language, the brain will be then critically developed. उसकी परिपक्वता, उसकी एनालिसिस करने का, उसको आर्गुमेंट करने का, उसकी रिसर्च एनालिसिस पक्का होगा, क्लैरिटी होगा। इसलिए इंग्लिश को भी दखल करना। हमें कल सुबह
इंग्लिश क्या, हमें तो मैंड्रिन को भी सीखना पड़ेगा। हमारी कंपटीशन चाइना के साथ हो रहा है, चाइना में इंग्लिश नहीं बोला जाता है। हमें जर्मन टेक्नोलॉजी को, मैं आज आपकी लाइब्रेरी में एक नया चीज देख के गया। एज ए स्टूडेंट आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको जिलेसी भी होता है यार, मेरे समय में अच्छा मैं बहुत लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाला व्यक्ति था भी नहीं। सच तो बताना चाहिए कभी कभी, बेटा बेटियों के साथ सच बताना चाहिए। लेकिन आप पढ़ना, मेरे अभ्यास में नहीं आना। लेकिन मैं आपकी लाइब्रेरी जाके मेरे को अच्छा लगा, मैं एक नया चीज सीखा। क्या सीखा? लाइब्रेरी से कोई किताब ऐसे ही लेकर नहीं जा सकता है। आपके पिताजियों को पूछना, एक आधा तो ले ही लिया होगा किताब। आप नहीं लेना, लेने से भी हमारे सहाय साहब ने उसमें बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी जर्मन से लाया है, RF टैग के साथ लाइब्रेरी में किताब को लेके जाना और उसको डिपॉजिट करने का भी तरीका अनोखा है। बनाने वाला, मैंने पूछा मशीन कहाँ से है, मशीन आया जर्मन से। जर्मनी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए ये भ्रम में नहीं करें। जापान, हम दुनिया में कहते हैं कि भाई मेड इन जापान, इट्स क्वालिटी, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ क्वालिटी। इंग्लिश नहीं आता है उनको, इसलिए मोदी जी ने नई नियम बनाया, रिफॉर्म्स किया कि भाई हमें बच्चों को प्रारंभिक दिनों में अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में गौरव के साथ पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना। तब वो बच्चा ग्लोबल लीडर हो सकता है। मैं 3 ग्लोबल लीडर के नाम कहता हूं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में इंग्लिश नहीं पढ़ा था। एक का नाम है APJ अब्दुल कलाम, इंग्लिश नहीं पढ़े थे। मछुआरा की बेटा कहां इंग्लिश पढ़ने का मौका आएगा। दूसरे का नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो चाय बिक्री कर रहे थे, गरीबी इतनी थी। तीसरे का नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं उनके गांव गया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के गांव में गया। द्रौपदी मुर्मू जी तो अपने प्रारंभिक जिंदगी में शी द फर्स्ट लेडी ऑफ हर विलेज टू पास 10th, ऐसे गांव से आई है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए मित्रों, कॉन्फिडेंट होना इंग्लिश से कोई संपर्क नहीं। और एक रिफॉर्म था, इसलिए लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर जर्नी। मातृभाषा ही हम सभी का महत्व की विषय होनी चाहिए। एक अंत में मैं कहूं रिफॉर्म के बारे में, अभी अभी पार्लियामेंट खत्म हुई, पार्लियामेंट में अभी एक लॉ पास हुआ, लॉ एनेक्टेड हुआ। भारत में 19th सेंचुरी से, जब अंग्रेजों की हुकूमत था, हम गुलाम थे, तब आपने एक शब्द सुना होगा, इंडियन पेनल कोड। सुना है ना, IPC। ये पेनल का अर्थ क्या है? पेनल रिलेट टू पनिशमेंट, पेनाल्टी, दंड। अंग्रेजों ने हमको गुलामी देने में रखने के लिए, अभी कभी आप आज गूगल में सर्च करके मैकॉले की मिनट्स को पढ़ना। मैकॉले ने, जिन्होंने भारत में, अंग्रेज भारत में, ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा नीति लागू किया, उसका शर्त क्या था, क्यों वो लागू किया 1835 में? इसलिए लागू किया कि भारत को लंबे समय तक पराधीन करने का, गुलामी रखने का विपन शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मैकॉले पद्धति लागू किया। लंबे समय गुलामी के बाद उसी व्यवस्था ने हमारे ऊपर, हमें अख्तियार करने के लिए, पकड़ रखने के लिए हमारे ऊपर पेनल कोड लगाए थे, पनिशमेंट की कोड। देखो मित्रों, देश आजादी की अमृत महोत्सव बना लिया। हम आजादी की शतवार्षिक 2047 में मनाएंगे। इसलिए हमने विकसित भारत का, डेवलप कंट्री का टारगेट रखा। डेवलप कंट्री में कॉलोनियल रूल की लॉज नहीं चल सकते हैं, ये सिंबॉलिक होती है, आत्मस्वाभिमान नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बार रिफॉर्म किया गया भारतीय न्याय संहिता। वहां दंड था, यहां न्याय मिलेगा। बात बहुत सूक्ष्म है। कॉलोनियल रूल
रूल में दंड की व्यवस्था था। आजाद भारत की नीति बनी, सबको न्याय दिया जाएगा, जो अन्याय करे हो तो दंड तो मिलेगा। इसलिए इस गवर्नमेंट की हमने जब कहते विकसित भारत होगा, मैं तो आपको सुझाव देने आए हैं। प्रोफेसर साहब, आपके वहां वो विंडो खुल गया, आइडिया कैफे खुल गया आपके वहां, वो सिस्टम लग गया क्या? नहीं, वो लग गया क्या? एक डिजिटल माई गॉव में एक विंडो है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपेक्षा रखा है, आप सुझाव दो। आप सबके मन में कुछ कल्पना होगा, यू मस्ट ऑल हैव सम आइडियाज, उसको मोदी जी तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए एक व्यवस्था किया गया माई गॉव में। नहीं है तो एक बार ओरिएंटेशन करो इसकी, ऐसे गेट टुगेदर में करके मोदी जी क्या चाहते उसकी एक स्पीच है, उसको एक क्लासरूम में समझाओ और सबको आइडिया देना। 2047 में भारत को विकसित करने के लिए सबकी प्रयास चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा अगर सभी प्रयास करेंगे। ये भारत किसी की बपोती नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक की समान अधिकार है। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मेरे पास इतना ही कहना था। मैं कभी चाहूंगा कि मेरे को अगर प्रोफेसर शाह अनुमति देंगे तो मैं आपको एक एनईपी में एक नया आर्किटेक्चर भी बनाया गया, क्रेडिट सिस्टम। अगर प्रोफेसर साहब, मैं तो बीच बीच में माता रानी का दर्शन के लिए आऊँगा, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बच्चों को पब्लिक पॉलिसी की भी एक आधा पॉइंट का पढ़ाना भी कर चाहूँगा और आपसे गपशप मारने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलके। मैंने मोदी सरकार की कुछ रिफॉर्म, कुछ प्रोसेस और हम सबकी जिम्मेवारी आपके सामने रखा और मैं चाहूँगा, एक निवेदन करूँगा। मित्रों, मैं जो एलपीजी की उदाहरण दिया, मेरे को कॉर्ल स्मिथ करके अमेरिका कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मेरे को समझाया। मेरे मन में एक प्रश्न है कि मिस्टर स्मिथ, हाउ डू यू नो अबाउट इंडियन सोसाइटी? हाउ डू यू नो? मेरे मन में भी एक दम्मत है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें कैसे समझा सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बेचारे अभी कोरोना के कारण प्रोफेसर स्मिथ की देहांत हुआ। उन्होंने मेरे को कहा कि साहब, मैं आपकी देश में पिछले 40 साल से आ रहा हूं और 40 साल से मैं महिलाओं की बिहेवियरल स्टडी कर रहा हूं, उनकी चैलेंजेस समझ रहा हूं। मित्रों, यूनिवर्सिटी की काम हुई है, इंस्टीट्यूशंस की काम हुई और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस का काम और बढ़ जाता है। देखो, जम्मू कश्मीर हमारा देश के ऐसे एक महत्वपूर्ण इलाका है। अगर आईआईएम, मैं चाहूंगा कि आईआईएम जम्मू कश्मीर की 3-4 चीजों के बारे में एक लॉन्ग टर्म केस स्टडी बनाए, ब्याज उस विषय पे आगे अपना चिंतन करे, मनन करे, अध्ययन करे, आज बिजनेस स्टडी उसको प्रोजेक्ट करके ले। आखिर क्या कारण है दुनिया भर के लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं? जो घर में अपना 4 चीज नहीं मानते, माता के पास आते आते सब ठीक कैसे हो जाता है। ये केस स्टडी, इसमें कुछ मिलेगा आगे, इसमें भारतीय सभ्यता की झलक मिलेगी। ये आईआईएम जम्मू को करना चाहिए। क्या कारण है कि इतने कष्ट के साथ दुनिया के लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं? क्या कारण है कि जम्मू श्रीनगर की तरफ इतने उफान के बाद भी कारीगरी काम बंद नहीं हुई? जो हस्तशिल्प था, एम्ब्रॉयडरी वर्क था, पश्मीना की काम था, वो कभी बंद नहीं हुए और महिला करते हैं। ऑल दिस थिंग्स शुड बी केस स्टडी ऑफ आईआईएम जम्मू। तब जम्मू जाकर समाज को एक नया मॉडल दे पाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब ने मेरे को मिलने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। The Minister has very kindly agreed to interact with the students and faculty today. So if the students have any questions for him, now is the time. So Yash, can you? Yeah. So
We only have time for 3 questions. So Yash, if you could hand over the mics. गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक काफ़ी इकोनॉमिस्ट एक मिडिल इनकम ट्रैप की बात करते हैं नॉर्मली। तो लाइक इंडिया का अभी $3 ट्रिलियन के अराउंड जीडीपी है और 2047 तक हम अराउंड $30 ट्रिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सर एक चीप लेबर का एडवांटेज होता है नॉर्मली जब कंट्री मिडिल इनकम में होती है, एंड द मोमेंट वी क्रॉस दैट हमने पास में देखा है कि ब्राज़ील और मेक्सिको जैसी कंट्री ये इस ट्रैप में फंस गए थे, मिडिल इनकम ट्रैप में। तो उसके कारण सर वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज हो जाता है, चीप लेबर का एडवांटेज। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं? 2047 का टारगेट अगर हम अचीव करें। यस ना, यस यस। विवेक आपकी प्रश्न बहुत ही परटिनेंट है। बैठा, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि आज हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारी वहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत लो कॉस्ट है। जब हम 5 ट्रिलियन की ओर जाएंगे, जब हम 30 ट्रिलियन की साइज बनेगा हमारी 47 तक, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर हमारी लो राउंड की क्या स्थिति होगी। ये एक प्राइमरी मोटा मोटी यही विषय है। ऐसा नहीं होगा। देखिए पिछले दिनों में जो हमारी अप्रोच रही है, देखो बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच की मूल शर्त क्या है? देखो भारत को किसी के साथ तुलना मत करो। पहला मेरा ये सब यंगस्टर्स को रहेगा, डोंट कंपेयर इंडिया विद चाइना, डोंट कंपेयर इंडिया विद यूरोप, डोंट कंपेयर इंडिया विद साउथ अमेरिकन कंट्रीज। क्योंकि बाकी दुनिया में ये सारा चीज होता किसके लिए? सारा चीजों की दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है या सोशलिज्म बढ़ता है या कुछ व्यवस्था बनता है, उसकी व्यवस्था के मूल में व्यक्ति रहता है। भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति की जो जिंदगी का शर्त है दुनिया की बाकी लोगों की जीने की शर्त से भिन्न है। ये कोई अहंकार की बात में नहीं कह रहा हूं मैं, कभी उसको कोई सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं कह रहा। हमारी सभ्यता में शुरू से में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम। मेरे को किसी गांव की महिला ने एक बार समझाया, मैं बैठा था, वो अपने पोता को कुछ समझा रहा था, मैं सुन रहा था। वो कहानी क्या था कि पोता कहती है कि अपना दादी को, दादी ये चींटी मेरे को काटता है, फिर भी तुम उसको शक्कर देते हो, ये तो हमारा शत्रु है ना। नियम के हिसाब से चींटी को मारना चाहिए, मैं तो मारूंगा, तुम क्यों उसको शक्कर देते हो? तो दादी कहती है कि बेटा उसकी धर्म है तुमको काटना, हमारी धर्म है उनको चींटी देना, उसी के नाम है वसुधैव कुटुंबकम। हमने दुनिया के बारे में सदियों से सोचा है, इसीलिए जब एक डेवलप्ड इकोनॉमी हम बनेंगे तब हम, देखो टेक्नोलॉजी में हम लोगों को सीधा एक फिर एक उदाहरण दूंगा। आपकी कोई मित्र अमेरिका में रहा होगा, रहता होगा, परिवार की कोई व्यक्ति रहता होगा, उसको पूछिए जब वो आपको फोन करता होगा और जल्दी फोन काटता होगा क्योंकि उसको फीस ज्यादा लगता है, चार्जेस उसकी महंगा है। आप जब करते हो कि आप ज्यादा समय बोलते हो क्योंकि आपके वहां चार्जेस सस्ता है, डाटा की टाइमिंग उनके वहां महंगा है, मेरे वहां सस्ता है। हम अपना ऐसे ही रचना बना रहे हैं। क्यों मोदी जी ने 6G की एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं? क्यों मोदी जी हर एक गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? क्यों आज हम कैसे ही पिछले 5-6 साल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 देश हो गए? अमेरिका में डायरेक्ट पेमेंट डीबीटी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम नहीं है, हमारे वहां घर घर तक क्यों पहुंच गई है?
कैसे पहुंचते हैं? हमारी अप्रोच में हमने बॉटम को प्राइमरी में रखा है। ये चैलेंजेस आएगा, लेकिन हमारे देश की जो डाइवर्सिटी, हमारी देश की जो इंटरनल मार्केट साइज है, हमने जो मार्केट के लिए बनाएंगे, दुनिया की 2-3 एडवांटेज हमारे पास ऑलरेडी। आने वाले 25-30 साल तक दुनिया की सबसे मेहनतकश लोग भारत में रहेंगे ड्यू टू आवर एज। भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई तुलना नहीं, ये अन्य देशों की तुलना में हमारी एडवांटेज रहेगा, विशेष करके सर्विस इंडस्ट्री में। पहले ब्रेन की बात कहा जाता था, अभी ब्रेन बैंक की बात कहा जाता है। 4 साल पहले वर्क फ्रॉम होम की कंसेप्ट नहीं था। कोरोना की क्राइसिस ने हम सभी को वर्क फ्रॉम होम की रियलिटी समझा दिया। डिफरेंट टाइम जोन में भारत में बैठ के, जम्मू में बैठ के भी काम करने की अवसर हमको मिलेगा, 24 घंटा काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस आने वाले 25-30 साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, और मैं आगे भी रहेगा। इसलिए मानता हूं कि भारत बाय डीएनए की इनोवेटिव देश है। हमें अपना नेचुरल रिसोर्स, हमें अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमें अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड और हमारी डाइवर्सिटी, ये सबको लिवरेज करते हुए हम अपना गाड़ी चलाएंगे। मैं उसकी स्पष्टता दिखा रहा हूं। Some valuable insights from you. My name is Muskan. My question to you is, what specific initiatives will be taken to ensure that students from the rural areas have equal access to quality education and opportunities to contribute to Viksit Bharat? ये गुड बैठो। ये एक अच्छी बात है, जिस पे जाऊंगा। आज भारत स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के लिए 2 बड़ा प्लेटफॉर्म चलाती है, दीक्षा और स्वयं। स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा, हमने 200 टीवी चैनल हर एक भाषा में एवरेज 10 चैनल करके 200 टीवी चैनल की व्यवस्था हमने किया है। 80 टीवी चैनल हायर एजुकेशन के लिए किया है। दुनिया में किसी देश में एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड 280 चैनल्स नहीं। नंबर 1, ये तो सैटेलाइट मोड की एजुकेशन, ये 1 वे होगा, 2 वे नहीं होगा, इंटरैक्टिव नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हुए, जैसे मैंने कहा कि हम क्यों 6 लाख गांव में हाई क्वालिटी नेटवर्क इंटरनेट की डाल रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि सस्ते दर पे लोगों के घर तक इंटरनेट पहुंच जाए। आज भारत में सस्ते मोबाइल नीति के कारण 100 लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। 100 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन। अभी जो कोरोना में स्कूल एजुकेशन की कुछ असेसमेंट हुई, 66% बच्चों के घर में स्मार्टफोन था। सबको पढ़ने की मौका नहीं मिला क्योंकि एक ही फोन था। पिताजी को भी बात करना है, बड़े भाई को भी पढ़ना है, छोटी बहन को पढ़ना है। लेकिन आने वाले दिनों में आज भारत में मोबाइल बनना शुरू हुआ है, दर घटेगा। भारत की, मैं आज आपकी इंस्टीट्यूट में आया हूं। मैं 15 साल पहले अमेरिका की कोई क्लासरूम में गया, 15 साल पहले। तब मेरे को लगा था वहां का क्लासरूम बोले कि हमारे देश में शायद आने वाले 50 साल तक नहीं होगा। मैं आज बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, हमारे देश में 2.5 लाख स्कूल क्लासरूम डिजिटल मोड हो चुका है। टेक्नोलॉजी को रिवर्स करते मैं 3 दिन पहले रूरल एरिया की नवोदय विद्यालय में था। AR/VR के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को समझाने के लिए एकदम उन्होंने उस क्लासरूम में मैंने देख किया है।
अगर मेरे सोशल मीडिया में आप 3 दिन पहले फेसबुक हो गए, अनुगुल जिले में एक रूरल स्कूल में मैं उसको दिख रहा। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में सस्ता होने के कारण, DPI हमारे देश में बन जाने के कारण हमारे लोगों को ये एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी और हम कर लेंगे। मैं यूज द टर्म अपस्किल and there is another term reskilling, skilling, upskilling and reskilling. But मैं सच में एक क्वेश्चन आया उतने में मैं इसलिए कभी कभी जाता हूँ, पहले मेरे मन की बात बता देता हूँ, उन्होंने आंसर दे दिया, उसकी स्ट्रैटेजी 2-3 करके मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पहले जो एंड में कहने वाला था अभी कह देता हूँ। मैं क्वेश्चन इसलिए थोड़ा थोड़ा पूछता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रोफेसर सहाय और मेरे मित्र मिलिंद जैसे इतना एक्सपर्ट नहीं, फिर भी सामाजिक जीवन में घूमते घामते आप लोगों से मिलकर मैं यंगस्टर्स से प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न कोई आंसर के लिए नहीं पूछता, मैं जैसे सोचता हूँ इट इज अपडेटेड और नॉट, उसके लिए चेक करने के लिए पूछता हूँ। एक अभी कोरोना के समय में हम लोगों ने एक मशीन यूज किया ना, थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, सर इलेक्ट्रिकली थर्मोमीटर यूज होता है, ऑक्सीमीटर में पल्स पता चलता है कि व्यक्ति का कितना पल्स है। मैं तीनों क्वेश्चन में पल्स चेक कर रहा था कि कैसे हमारे बच्चे सोचते हैं। एक ने पूछा इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे रहेगा। ये कोई अच्छा इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ही पूछ सकता है। बाकी 2 बच्चियां जो प्रश्न पूछे, एक ने पूछा कि भाई ये स्कूली बच्चों को आप 100% अपडेट करने के लिए क्या व्यवस्था किए। ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही प्रोग्रेसिव क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे मित्रों हमारे देश में 52 स्टूडेंट हम लोग स्किलिंग अभी एनईपी में, उन्होंने पूछा आंसर क्या रोड मैप क्या है, ये अभी एनईपी कह रहा है क्लास 6 to 1 स्कूल में अभी जो पढ़ाया जाएगा, आपकी बचपन पे आपको साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, यही 5 विषय पे पढ़ाया जाता था। आर्ट, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ये एक्स्ट्रा था, ये एडिशनल था, एक्स्ट्रा करिकुलर था। इन एनईपी देयर इज नो मोर एक्स्ट्रा करिकुलर कॉन्सेप्ट। साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के अलावा आर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स, ये तीनों चीज अभी फॉर्मल एजुकेशन की हिस्सा हो जाएगा। इसके कारण क्लास 6 से ऑनवर्ड हम स्किलिंग को, वोकेशनल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन में चैप्टर करके, सब्जेक्ट करके पढ़ाएंगे। वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने चॉइस से स्किल चूज करेगा, अपने चॉइस से। अभी भी यहाँ बच्चे पढ़े होंगे, माँ पिताजी के दबाव में आप ये करने के लिए आ गए, आपको मौका मिलेगा तो आप पेंटर बन जाओगे, आपको मौका मिलेगा आधे का तो इच्छा होगा फिर सिनेमा में चले जाओ। कोई सिनेमा वाला है कि नहीं यहाँ? हीरो बनने का किसी को इच्छा है कि नहीं? मॉडलिंग अभी बताते नहीं हो, शायद ये पेरेंट्स को कह देंगे, आधे का तो इच्छा होगा। अपने रुचि के हिसाब से अभी पढ़ाई का व्यवस्था की गई, तब ये सुविधा हो जाएगा अपने स्किलिंग डेवलपमेंट करने का। हमारे देश में 15 to 59 ये जो एज ग्रुप है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे सभी बच्चे अभी 10 तक नहीं आते हैं, 10 पास नहीं करते हैं। 75% बच्चे जो क्लास 1 में एंट्री करते हैं, उनमें से 10th पास होते होते 75% आते हैं, बाकी 25% वर्कफोर्स में या बेकार हो जाते हैं। फिर सीजराइट जब 12 पास करते हैं, तब 50-55% लोग पास करते हैं, बाकी 45-50% बच्चे नहीं आते। ये सब घर में बैठते नहीं तो वर्कफोर्स में जाते हैं। हमको आने वाले 15 साल 15 to 40, या मैं क्लास 6 कहूं तो ये 12 साल होता है।
12 साल से 42 साल, ये 30 साल की आयु वर्ग के लोगों के, एज ग्रुप के लोगों को कॉन्स्टेंटली स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये तीनों चीजों का हमें करना है। और आई एम हैप्पी, IIM Jammu is also planning to create a skilling, modern skilling ecosystem। मैं अगर एक विषय कह के मेरी बात खत्म करता हूँ, हम AI से सब लोग प्रभावित हैं। सब हम लोग इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में देखते हैं। मैं नहीं पूछूंगा आपने क्या देखते हो, पूछो क्या आप नहीं पूछूंगा, आप देखो, लेकिन आप सब AI से जुड़ते हो। जानते हो दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं दुनिया में, 800 करोड़, उनमें से AI कितने लोग जानते हैं? AI की एक्सपर्ट कितने लोग हैं? सिर्फ 1 लाख लोग। दैट मीन्स आने वाले दिनों में हमारी मार्केट साइज क्या होगा? AI एक्सपर्ट। हमारे दिमाग में स्किलिंग का अर्थ क्या है? वोकेशनल एजुकेशन अर्थ क्या है? इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, मोटर मैकेनिक, सेफ, ब्यूटिशियन, ऐसा नहीं है। AI अथॉरिटी भी स्किलिंग पर, सर्विस इंडस्ट्री की ड्रोन इतने दिनों में आ गया है। ड्रोन तो अभी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। आने वाले दिनों में पब्लिक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चरल फार्मिंग में ड्रोन की काफी मात्रा में यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो उसकी नया दुनिया बनेगी। सारे चीजों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस इंडस्ट्री की मैसिव स्किलिंग, अपस्किलिंग की आवश्यकता है। सभी को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किंवा अन्य कोई ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। 12th को पास के बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स करके, एक पॉलिटेक्निक कोर्स करके, मैं डिग्री लेके हम वर्क फोर्स में जा सकते हैं। ये सारे तैयारी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, NEP में एडमिशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी के कारण आज जम्मू कश्मीर में अनेक नए शिक्षा अनुष्ठान खोल रहे हैं। IIM जम्मू उसकी एक उदाहरण है। 2016 में निर्णय करके IIM जम्मू को ओपनिंग करवाया गया था। आज हम उसकी नई भवन की देखें उसको, कुछ दिनों के बाद इसको प्रधानमंत्री स्वयं ही लोकार्पण करेंगे देश के लिए। वो आएंगे, इसको लोकार्पित किया जाएगा। IIM के साथ साथ IIT जम्मू, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, ये सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ, NIT पहले से ही था, उसकी भी नए कैंपस, नए स्ट्रेंथनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के बारे में भी सोचा, मैंने अच्छा भी उसकी प्रोग्रेस है। धीरे धीरे ऐसे ही तो जम्मू कश्मीर पहले से ही एजुकेशन में बहुत उच्च क्वालिटी की राज्य करके गिना जाता था। आज भी जम्मू कश्मीर में नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बाहर आए और बाहर के बच्चे भी इस नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ के यहाँ की इकोसिस्टम को समझे, यही इस नेशनल इंस्टीट्यूशन की उद्देश्य है। IIM जम्मू बहुत अच्छा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने उनको आज सुझाव दिया है, आने वाले दिनों में इस राज्य की जो विरासत है, माता वैष्णो देवी की श्राइन हो या अमरनाथ श्री जी की यात्रा हो या श्रीनगर की बागवानी हो या वहाँ की जो कारीगरी की काम हो, इस सारा विषय में एक इन-डेप्थ रिसर्च और फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस बने। IIM जैसे इंस्टीट्यूशन उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए। आज के बच्चे बहुत आगे का सोचते हैं और विकसित भारत कैसे होगा, प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से सुझाव मांगा है। नई पीढ़ी के लोग उस सुझाव को देने वाले हैं।